गुजरात की गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र पर सालों से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता अटल बिहारी वाजपेयी भी यहां से सांसद रहे हैं। वहीं लाल कृष्ण आडवाणी साल 1998 से लेकर 2014 तक यहां से सांसद रहे। 2014 में चुनाव जीतने के बाद उन्हें मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया गया, जिसके बाद साल 2019 में यहां से अमित शाह चुनाव लड़े और उन्होंने 5 लाख से ज्यादा में जीत दर्ज की। उसके बाद वो देश के गृह मंत्री बने। एक बार फिर साल 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर वो मैदान में हैं। कांग्रेस ने गांधीनगर से कई दिग्गजों को लड़ाया, फिर भी कोई असर नहीं पड़ा। बीजेपी आसानी से यहां जीत दर्ज कर ली। साल 1996 में कांग्रेस ने अभिनेता राजेश खन्ना को यहां से मैदान में उतारा था, वहीं साल 1999 में टीएस सेशन को, लेकिन कोई असर नहीं पड़ा। भारतीय जनता पार्टी आसानी से जीत दर्ज कर ली। अमित शाह एक बार फिर मैदान में हैं। इस बार कहा जा रहा है कि वो 10 लाख से ज्यादा अंतर से जीतना चाहते हैं, जिसके लिए गांधीनगर में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। साथियों, मैं गुजरात के गांधीनगर लोकसभा से नामांकन किया था अखिल भारतीय परिवार पार्टी से। मुझसे जबरदस्ती फॉर्म वापस दिलवाया जा रहा है, मुझे हाईजैक कर लिया गया है। अमित शाह साहब के लोगों ने मुझे हाईजैक कर लिया है। हो सकता है हमारी मौत भी हो जाए। ये जितेंद्र सिंह चौहान हैं। मूलतः मध्य प्रदेश के भिंड के रहने वाले चौहान सालों पहले गुजरात आ गए और यहाँ पेंटिंग का काम करते हैं और कराते हैं। यहाँ ये अखिल भारतीय परिवार पार्टी से जुड़े। व्यवस्था परिवर्तन की चाह उठी तो चुनाव मैदान में उतर गए, लेकिन यह रास्ता आसान नहीं था। इन्हें अपना नामांकन वापस लेना पड़ा। मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ के हमारे गोता बोर्ड के, नवाबाड़ी बोर्ड के लोग जो बीजेपी में कार्यरत है, उन लोगों द्वारा धमकाया भी गया था, डराया भी गया था और मैं हताश हो गया था। इसके बाद में हमारे घर पर आए श्री दिनेश कुशवाहा, जो हिंदी भाषी एक विधायक हैं और वो हमारे बिरादरी के भी है, बिरादरी के हिसाब से कहिएगा तो हमारे रिश्तेदार भी कह सकते हैं। तो हमारे घर पे आए, हमारी फैमिली से मिले, लेकिन मैं घर पर नहीं था और मैंने मेरा फ़ोन स्विच ऑफ किया हुआ था। जैसे ही मैंने ओपन किया है तो उनसे बात हुई। मैं अखबार नगर उनसे मिला हूँ। उनसे अखबार नगर मिलने के बाद में उनकी कार में बैठकर मैं एक बीजेपी कार्यालय का बीजेपी के कोई नेता का कार्यालय है, मैं उधर गया हूँ और उन्होंने कहा, जितेंद्र भाई आप ये चुनाव मत लड़िए और हमारे कहने से फॉर्म वापस खींच लीजिएगा। तो मैंने उनके कहने से फॉर्म खींचने के लिए एग्री हो गया था और मैंने साइन किए थे। साइन करने के बाद में जब वो मुझे उनकी गाड़ी में वापस अखबार नगर लाए तो वहाँ मैंने देखा बहुत सारे क्राइम ब्रांच वाले लोग थे। जब क्राइम ब्रांच वाले लोग थे तो मैंने उनसे बोला, भाई ये मैं नहीं कहूँगा, और वो बोले कि इनके साथ कहीं घूम आइएगा बाहर दिनेश कुशवाहा। तो मैंने बोला, मैं जी कहीं नहीं जाऊँगा और मैं मेरी फैमिली को छोड़कर कहीं जाने वाला नहीं हूँ। तो दिनेश कुशवाहा जी बोले, ये व्यवस्था है। मैंने कहा, ये व्यवस्था मुझे मंजूर नहीं है। तो ये क्राइम ब्रांच वाले 20 तारीख को शाम से हमारे पीछे लगे हुए थे और क्राइम ब्रांच का चक्र भी तोड़कर मैं 21 तारीख को रात को 10 से 10:30 बजे गायब हो गया हूँ। गायब होने के बाद मुझे ऐसा लगा कहीं ना कहीं मेरे साथ गलत हो रहा है कि ये क्राइम ब्रांच का उपयोग हमारे, जिस पर मैं विश्वास किया दिनेश कुशवाहा जी के ऊपर, उन्होंने भी हमारे साथ विश्वासघात किया है। मुझे ऐसा लगा, इसलिए मैंने भागकर ये भावुक वाला वीडियो बनाया है। यही सच्चाई है और मेरे अंदर ये जुनून जगा कि कहीं ना कहीं मुझे अभी इलेक्शन लड़ना चाहिए। लेकिन फिर भी हमारे जो प्रस्तावक उठाए गए, इसलिए मैं गांधीनगर जाकर मैंने मेरा नामांकन वापस किया और दिनेश कुशवाहा से कहा, हमारे प्रस्तावक जहां पर भी है उन्हें छोड़ देना चाहिए। तो प्रस्तावकों को भी उठा लिया गया था? जी, हमारे प्रस्तावकों को उठा लिया गया था और इसमें एक बूढ़ी माँ जी थी और उन बूढ़ी माँ जी होंगी 80-85 साल की, उनको भी उठा लिया गया था। जितेंद्र सिंह ऐसे अकेले नहीं हैं। गांधीनगर में 39 लोगों ने चुनाव लड़ने के लिए नामांकन किया था, जिसमें से अब सिर्फ 14 लोग ही मैदान में हैं। 9 लोगों का नामांकन रिजेक्ट हो गया और वहीं 16 ने नामांकन वापस ले लिया, या यूं कहें कि इन्हें नामांकन वापस लेना पड़ा। इनसे मिलिए परेश कुमार नानू भाई मुलानी। इन्होंने निर्दलीय नामांकन किया था। जिस भाजपा विधायक दिनेश कुशवाहा का जिक्र जितेंद्र सिंह ने किया, मुलानी के मुताबिक
वहीं इनके यहाँ भी पहुंचे थे। एक बार नहीं, करीब 2 से 3 बार ऐसा मुलानी का दावा है। नामांकन पास हो जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी की ओर से यानी कि कहा गया कि आप नामांकन वापस कर लो, तो मैंने नामांकन वापस कर लिया। किसने कहा आपको? कौन कहा कि आप नामांकन वापस कर लाएं? वो हमारे विस्तार के जो कॉर्पोरेटर है अश्विन भाई पेथानी, और दूसरे हमारे विस्तार के धारासभ्य है दिनेश सिंह कुशवाहा, उन्होंने बोला, प्यार से समझाया था हमको। ऐसा ये दिनेश कुशवाहा जो यहाँ के विधायक हैं, वो कितने बार आपके पास आए और क्या बोलते थे? कब से वो आपको देख रेख कर रहे थे वो लोग? उनके जो कॉर्पोरेटर है वो 2 दिन से मेरे देख रेख कर रहे थे। वो दिनेश सिंह चौहान तो फिर बाद में फाइनली जब वो अश्विन पेथानी ने जब बताया तो 2 बार मीटिंग करने के लिए आ गए थे इधर समझाने के लिए। हम जहाँ भी बैठे वहीं पे आए थे? इधर ही आए थे। आपके साथ क्या हुआ? आपको भी कहीं रखा गया था? मेरे को मैं रखा नहीं गया था, मेरे को तो इधर ही से या मेरे घर से मेरे को मैं मीटिंग किया था, और मेरी माताजी जो पार्टी की प्रमुख है तो उनको बताया और रिक्वेस्ट किया, इमोशनली प्रेशर बनाया, तो ठीक है माताजी बोले कि वापस कर लो आप, बस वही वजह था। तो आप गांधीनगर अपनी गाड़ी से गए थे या किसी और की गाड़ी से? नहीं, वो धारासभ्य थे ना, उनकी गाड़ी से गया था मैं। थोड़ा हिंदी में बता दें क्योंकि गुजराती में आप बता रहे हैं। कौन है? दिनेश सिंह कुशवाहा जी की गाड़ी में हम गए थे। आपने देखा कि दोनों ने बातचीत में एक व्यक्ति का नाम लिया, दिनेश कुशवाहा। कुशवाहा यहाँ के बापू नगर के भाजपा विधायक हैं। इस बारे में जानने के लिए हमने उन्हें फोन किया, तो सुनिए वो क्या कह रहे हैं। कुशवाहा सर, गांधीनगर में कई सारे कैंडिडेट जिन्होंने नामांकन भरा था उन्होंने वापस ले लिया। उसमें से कुछ लोगों से मैं मिला तो उनका कहना है कि आपने प्रेशर बनाया, 21 तारीख को उनको आपने अपने पास रखा और 22 को ले जाकर नामांकन वापस कराया। मैं तो ऐसी कोई बात जानता नहीं हूँ। वो लोग बकायदा आपका नाम ले रहे हैं, आप अपनी गाड़ी में बैठा कर ले गए थे? नहीं, मैं ऐसी कोई बात नहीं जानता। अच्छा, आप अपनी गाड़ी में बैठा कर नहीं ले गए थे? नहीं। और ये जो वीडियो वायरल हुआ, जो मध्य प्रदेश के मुरैना के रहने वाले हैं, उन्होंने तो आपका नाम भी लिया कि आप ही बातचीत कराने के लिए ले गए थे। उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ। जानकारी नहीं है, कोई मेरा नाम लेगा तो मैं तो इस पोस्ट पर कोई भी नाम लेगा। ये सिलसिला यही नहीं रुका। जिन 16 लोगों ने नामांकन वापस लिया है उसमें से हमने 10 से बात की, जिसमें से 5 ने कहा कि उन पर दबाव था इसलिए उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया। वहीं एक ने कहा कि वो अमित शाह के रिश्तेदार हैं, उस कारण से उन्होंने अपना नामांकन वापस लिया है। वहीं एक का कहना था कि उसके फाइनेंसर ने सहयोग करने से मना कर दिया इसलिए उन्होंने नामांकन वापस ले लिया। ऐसे ही अलग अलग बहाने थे। एक ने तो अपना नामांकन वापस लेकर भारतीय जनता पार्टी ही ज्वाइन कर लिया है। सर, मैं ये जानना चाह रहा था कि आपने गांधीनगर से अप्लाई किया था चुनाव के लिए, वापस क्यों ले लिए? वापस क्यों ले लिए उसका तो कोई, मैं आपको बोला था तो नहीं कर सकता, पर इतना प्रेशर करके करवा दिया। अच्छा, प्रेशर आई थी, कहाँ से? आता है ना, सब जगह से आता है जहाँ आपकी नजदीकता हो। अच्छा, कब ज्वाइन किया आपने? 3-4 दिन पहले। तो आपको किसी ने कहा कि ये नामांकन वापस ले लो या आपने? हमें कैसे कर सकते सर? हम तो इंडिविजुअली हम आंदोलन करेंगे, मतलब कोई कर सकता है। तो आपने, मतलब आपको किसी ने कहा नहीं, आपने विड्रॉ किया और जाके पार्टी ज्वाइन कर ली? वो ऐसा नहीं करती थी, हम पार्टी में हमने बोला कि आप आइए पार्टी में काम कीजिए, आपकी जो भी बात है वो रखिए। हाँ, तो हमने कहा ठीक नरेश जी। नामांकन वापस लेने वालों में से कई लोग ऐसे हैं जो अपनी पहचान जाहिर नहीं करना चाहते, उन्हें डर है। जैसे ये व्यक्ति है, इन्होंने पिछला विधानसभा चुनाव भी अहमदाबाद के एक विधानसभा क्षेत्र से लड़ा था। करीब 8000 के करीब इन्हें वोट मिले थे। फैमिली के जो सरकारी कर्मचारी थे उनसे मुझे थोड़ा प्रेशर रहा था बराबर, और घर के थे तो उन्होंने बोला कि इस बार थोड़ा रहने दो, मुझे थोड़ा दिक्कत है आपको सरकारी नौकरी में, तो मेरा थोड़ा मान सम्मान रखो। तो मैं कहा कोई बात नहीं, मैं थोड़ा एडजस्ट कर लूँगा। तो यहाँ ऐसा हुआ कि जो विधायक थे, जो लोकल विधायक होते हैं, उनको वो आए और पूछा कि भी आपको फॉर्म खींचना है नहीं खींचना है, क्या करना है, वो पूछ रहे थे। फिर मैंने पूछा कि भी आपको क्या चाहिए, क्यों? पार्टी के विधायक थे वो, बीजेपी के ही थे। लेकिन वो आराम से बात किया, लेकिन वो ऐसा कहना चाहते कि भी आप लड़ते हैं, आप जीतने वाले नहीं हैं, तो फिर हम आपको कोई वोट का मतलब नहीं रहेगा,
तो आप एक काम कीजिए, यहाँ क्या हुआ है कि 2 बैलेट हो गए हैं, तो 17 से ऊपर नहीं आता, तो आप 2 बैलेट आ जाएंगे। तो 2 बैलेट में ऐसा होता है कि दूसरा बैलेट का कोई न रहे, हम ऐसा चाहते हैं। तो उसकी वजह से अगर जितने नामांकन दूसरे खींच जाए तो एक ही बैलेट में सब आ जाए, ऐसा हमें ऊपर से निर्देश दिया गया है। देखिए, फ़ोन तो मेरे पे कई सारे फ़ोन भी चालू थे, लेकिन मैंने ऐसा बोला कि अभी मुझे खींचना नहीं। लेकिन क्या होता है कि कई बार वो डायरेक्टली क्राइम ब्रांच ने तो मुझे कुछ नहीं किया है, लेकिन क्या होता है जो अड़ोसी पड़ोसी होते हैं उन पर वो क्राइम ब्रांच वाले फ़ोन करके पूछते हैं कि भाई क्या है, उनको अब स्टेटस क्या है, तो वो जानना चाहते हैं कि वो घर पे है, घर पे नहीं है, कहीं बाहर तो नहीं गए, उस तरह से वो डिटेल लेते हैं। और अभी भी जब आपने नामांकन वापस ले लिया तब भी डिटेल ले रहे हैं या पहले हो गया, नामांकन वापस होने के बाद नहीं ले रहे हैं? नहीं, नामांकन होने के बाद तो कुछ नहीं होता, वो पहले इसलिए लेते हैं कि भाई स्टेटस जानते हैं कि भाई ये स्टेटस इसका क्या है। मान लीजिए आप धंधा क्या करते हैं, नौकरी कौन सी है। जिन निर्दलीय उम्मीदवारों का नामांकन दबाव डालकर वापस कराया गया उसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी ग्राउंड पे बहुत अच्छी पकड़ हो, लेकिन आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी के नेता इनका नामांकन वापस कराने के लिए भाग रहे थे? इन्हें 21 तारीख को अपने घर पे रखा और 22 तारीख को ले जाकर नामांकन वापस कराया। आखिर ऐसा क्यों हो रहा था? बैलेट पेपर 2 बनने से क्या फर्क पड़ जाता है? तो उससे क्या है, जो वोटर है वो कंफ्यूज होते हैं ना, 2 बैलेट पेपर देखते हैं, तो इसकी वजह से बोले ये वोट का ध्रुवीकरण हो जाता है। तो बोले ठीक है, वोट का बंटवारा हो जाए, कंफ्यूजन हो गई, इधर उधर दे सकते, तो इधर उधर गलती से कहीं और लग जाते हैं ऐसा। बीजेपी का एक टारगेट अभी मैंने गुजरात के अंदर रखा है कि 10 लाख वोट से हम आगे बढ़े। जितने कम उम्मीदवार हो और एक बैलेट हो और साथ में वोट कम हो जाए। और गांधीनगर सीट पे खुद गृह मंत्री, देश के गृह मंत्री अमित शाह लड़ रहे हैं, तो उनका जो वर्चस्व है वो सब पूरे देश में बताना चाहते हैं। बीजेपी कभी किसी भी निर्दलीय का नामांकन वापस लेने के लिए दबाव नहीं करती। अगर किसी का नामांकन वापस लिया है तो वो निर्दलीय उम्मीदवार ने खुद लिया है, निर्दलीय प्रत्याशी ने खुद लिया है, क्योंकि बीजेपी का गांधीनगर का अगर इतिहास देखा जाए तो 2 टर्म वाजपेयी जी रहे, इसके बाद 2 टर्म आडवाणी जी, 3 टर्म आडवाणी जी रहे और उसके बाद 2 टर्म अमित भाई रहे। तो उसके सामने जितने भी निर्दलीय खड़े रहे तो टोटल मिला के कभी भी 25,000 से ज्यादा वोट नहीं हुए। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का हेल्दी इलेक्शन चाहती है। हेल्दी इलेक्शन होता है जब हर जिसको खड़ा रहना है लोकशाही में खड़ा रह सकता है, और जिसको जितना वोट मिलता है मिलने वाला है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। विधायक का वो नाम देंगे क्योंकि विधायक है इसलिए नाम देंगे, उनके पास कोई एविडेंस नहीं है। मैं आपको कैमरा के सामने बोल रहा हूँ कि कोई एविडेंस नहीं है और ये सदंतर झूठ बात है, खुद का इंपॉर्टेंस बनाने वाली बात है। और उनको ऐसा लगता है कि मैं ऐसा बोलेंगे कि वो हमको बिठाने आए थे और हम लोग नहीं बैठे, उससे हमको वोट ज्यादा मिलेंगे, तो वो भी गलत सोच रहे हैं। उससे वोट ज्यादा नहीं मिलते, उसको खुद की बदनामी होती है उनकी। 10 लाख के अंतर से जीत के लिए गांधीनगर में और भी बहुत कुछ हो रहा है। आप जब गांधीनगर और अहमदाबाद में घूमेंगे तो आपको कहीं भी कांग्रेस का बैनर नहीं दिखेगा। आखिर क्यों? ये सवाल हमने पूछा गांधीनगर से कांग्रेस उम्मीदवार सोनल पटेल से। मैं जब आ रहा था अहमदाबाद से, जहां पे आप प्रचार कर रही हैं साणंद में, मुझे बीजेपी का पोस्टर दिखा। बीजेपी का क्या, उसमें से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है और कुछ स्लोगन्स लिखे हुए हैं। उसमें बीजेपी नेता तो नहीं है बाकी, पर कांग्रेस का कहीं पर्चा नहीं दिखा, एक भी होर्डिंग्स नहीं दिखा मुझे। और मैं अहमदाबाद में भी देखता हूँ तो मुझे कोई होर्डिंग्स नज़र नहीं आता। इसके पीछे क्या वजह है? यही जो आप होर्डिंग की बात करते हैं वो तो पार्टी की तरफ से लगे हुए हैं और बहुत समय से उन्होंने लगवाए हैं, तो वो नेचुरली रिसोर्सेज इनके पास बहुत ज़्यादा है। ये तो कुछ भी नहीं, अभी बहुत सारा निकल गया है, तो वो एक है। बाकी कैंडिडेट की तरफ से जो होर्डिंग लगाने होते हैं, बैनर्स लगाने होते हैं फॉर दैट मैटर, उसमें बीजेपी तो ऐसा करती है कि कोई परमिशन लेती नहीं है, वो लगा ही देते हैं। अभी हमने बहुत कंप्लेन करके निकलवाया है। हमारी जहाँ तक बात है, हमें भी परमिशन के साथ ही लगाना पड़ता है। कई बार लोग झिझकते हैं, डरते हैं, क्योंकि उनकी प्रीमाइसिस है, भले वो कांग्रेस सपोर्टी हो या कांग्रेस के वोटर्स हो, लेकिन उनको लगता है कि दे डोंट वांट टू बिकम विजिबल। ये कांग्रेस सपोर्टर है, अवसर वो दिखाना नहीं चाहते किसी भी तरह से, वो भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है। कोई डर है आप लोगों पे, कोई प्रेशर आ रहा है कार्यकर्ताओं पे या जो कांग्रेस के लीडर हैं यहाँ? जो बात है हमारी कांग्रेस की पार्टी की बात,
तो उसमें हमारे जो लीडर्स है उसको ये पुलिस की मशीनरी से बहुत प्रेशर है। उनको फ़ोन किए जाते हैं, बुलाया जाता है, आईजी लेवल से भी फ़ोन करते हैं। अलग अलग जिस प्रकार का वो लीडर है ऐसे उसको डील करते हैं। चाय पे बुलाते हैं या किसी को धमकी भी दी जाती है कि तुम्हारे पुराने केस है उनको खोल दिया जाएगा, किसी को पासा में चला जाएगा, ऐसा भी है। तो फिर क्या हो जाता है कि उन लोगों को बेसिकली ये कहा जाता है कि ये तो सीट जो है अमित शाह वैसे ही जीतने वाले हैं, तो आप लोग क्यों काम करते हो, और आप लोग इनएक्टिव हो जाओ तो हम सबको पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा मार्जिन से जिताएंगे। क्या सच में गांधीनगर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को पुलिस के जरिए परेशान किया जा रहा है, उन पर दबाव बनाया जा रहा है? इसकी पड़ताल के लिए हम यहाँ के कलोल पहुंचे। कलोल से कांग्रेस के विधायक रहे बलदेव जी ठाकुर। उनके दफ्तर जब हम पहुंचे तो वहाँ कांग्रेस के कई कार्यकर्ता मिले। सबके पास कहानी है कि पुलिस उन्हें फोन करती है, उन्हें कहती है कि आप चुनाव प्रचार ना करें, लेकिन कोई भी कैमरे पर बात नहीं करना चाहता। उन्हें डर है कि चुनाव के बाद पुलिस उन्हें परेशान करेगी। यहाँ हम एक महिला कार्यकर्ता मिले। उनके बेटे ने कुछ साल पहले इंटरकास्ट मैरिज किया है। उस बात को लेकर पुलिस उन पर दबाव बना रही है कि अगर तुम सक्रिय रूप से कांग्रेस का प्रचार की तो हम जेल में डाल देंगे। वहीं एक दूसरी महिला कार्यकर्ता मिली। उन्होंने अपना फोन दिखाया और बताया कि देखिए इस नंबर से दिन भर में 10 बार कॉल आते हैं, ये पुलिस अधिकारी के हैं। अगर मैं फ़ोन उठा लेती हूं तो उधर से कहा जाता है कि आप सक्रिय रूप से प्रचार ना करें, आप घर पर बैठें, वैसे भी आपकी पार्टी तो हार नहीं वाली है। कलोल में हर दूसरे दिन कोई ना कोई कांग्रेसी नेता भाजपा ज्वाइन कर रहा है। कोई पूर्व में यहाँ का अध्यक्ष रहा है तो कोई हाल ही में कार्यकारी अध्यक्ष बना है। यहाँ 20 दिन पहले 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए थे कांग्रेस की तरफ से, जिसमें से अब तक 2 भाजपा ज्वाइन कर चुके हैं। यहाँ मिले नेता बताते हैं कि इस सब के पीछे डर है, क्योंकि हर कोई यहाँ कोई ना कोई बिजनेस कर रहा होता है और बिजनेस में अप डाउन तो लोग करते ही हैं। इसके तह में जाने के लिए हम गांधीनगर के कांग्रेस दफ्तर पहुंचे। यहाँ हमारी मुलाकात मुकेश मारू से हुई। मारू कांग्रेस सेवा दल से जुड़े हैं, साथ ही पुलिस या प्रशासन से लोकसभा के चुनाव के संबंधित जो भी इजाजत लेनी होती है, परमिशन लेना होता है, वो लेने की जिम्मेदारी इनकी ही है। सुनिए पुलिस के जरिए परेशान किए जाने पर ये क्या कहते हैं। तो जब से इलेक्शन डिक्लेयर हुआ है तभी से सबको ये मीठी धमकी भी दी रहे। ऐसा है पुलिस वाला को भी पता है कि हम डायरेक्ट उसको नहीं बोल सकते किसी को, पर वो क्या बोल रहे, परिचय होता है स्वाभाविक, लीडर है हमारे, तो लीडर को परिचय तो होता ही है पुलिस वाले को सब। तो वो बुलाते हैं कि सर आइए, बैठिए, चाय पिए, नाश्ता करिए। और सर ये हमारा अमित शाह जी हैं, अमित शाह हमारा गृह मिनिस्टर है, हम उसके सत्ता में यहाँ जीतने वाले ही हैं। हम उस 5 लाख नहीं 10 लाख की वोट से लीड से हम जीतना चाहते हैं, पूरे इंडिया में से फर्स्ट नंबर के आते हैं। इसलिए आप अपना जो एक्टिवेशन है वो कम कर दीजिए, एक्टिवेशन है वो आप डाउन कर दीजिए, आप कुछ प्रोग्राम मत कीजिए, किसी को मीटिंग मत करिए, कुछ भी ना करिए, साइलेंट हो जाइए, आपको क्या चाहिए वो बोलिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। नहीं करते हैं आप, हमारी बात नहीं सुनते, तो हम आपके ऊपर कुछ भी एक्शन करेंगे। इसका असर ग्राउंड पे क्या पड़ता है? असर ग्राउंड में ये पड़ता है कि ग्राउंड लेवल है जो हमारा जो कार्यकर्ता है, बूथ लेवल का कार्यकर्ता है, उसको मेंटली वो अपसेट होता है, तो वो मोरल डाउन होता है, तो वो भी घबराता है कि हमारे लीडर को ऐसा हो रहा है तो हमको तो कुछ भी हो सकता है। हम गेट टुगेदर सुबह के ग्रुप मीटिंग करते हैं कांग्रेस पार्टी के नाम से, तो हमने जो हॉल बुक किया तो हॉल का मालिक को धमकी दिया, पुलिस ने धमकी दिया कि आप मत करो, हम दूसरे आपकी होटल बंद करवा देंगे, इलेक्शन तो कल चला जाएगा। आईपीएस ऑफिसर उसका बंदा आता है, होटल को मालिक को धमकी देता है, हमारी मीटिंग कैंसिल हो गई। सबको तो बोल दिया था, हमारा खाना था 500 लोगों का खाना बनाया था, वो भी बिगड़ गया। दूसरा हमने प्लॉट बुक किया तो वहाँ भी ऐसा किया। तीसरा प्लॉट किया, डॉक्टर आम्बेडकर हॉल बुक किया तो मैडम बोल रही है, वो भी बोल रही है कि हम नहीं देंगे आपको। भाई क्यों नहीं देंगे? ओके, सरकार का प्रेशर है। हमने मुकेश मारू से ये भी पूछा कि क्या कभी आपको भी फोन आया, क्या आपको भी परेशान किया गया? सुनिए वो क्या बता रहे हैं।
मैं तो अभी किसी पुलिस वाला का फोन रिसीव नहीं करता। आते हैं डेली आते हैं, 3-4 आते हैं, तो मैं रिसीव नहीं करता। मुझे पता है कि पुलिस वाला का फोन है, वो अलग अलग नंबर से करते हैं, उसको मुझे पता नहीं चलता कि तो शायद रिसीव कर लेता हूँ तो मैं मना कर देता हूँ, मैं आपसे बात नहीं करना चाहता। तो आपको आके परेशान नहीं किए? वो तो परेशान सी बहुत कर रहे हैं, पर मैं उसकी बात में आता ही नहीं हूँ। वो भी जो करना है आप करो, मुझे करना है मुझे करने दो। लोकसभा चुनाव के दौरान गुजरात पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। सूरत में जब कांग्रेस कैंडिडेट का नामांकन रद्द हुआ, उसके बाद निर्दलीय और बीएसपी के कैंडिडेट का जिस तरीके से नामांकन वापस कराया गया, उसमें भी पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े हुए थे। वहीं गांधीनगर में कांग्रेस कार्यकर्ता बकायदा बता रहे हैं कि उन्हें पुलिस के जरिए परेशान किया जा रहा है। इसको लेकर हमने गुजरात के डीजीपी से सवाल पूछा। डीजीपी सर, मेरा एक सवाल है, इससे इतर है कि गांधीनगर में जो कांग्रेस के जो लीडर हैं या कार्यकर्ता हैं, उनका कहना है कि पुलिस के द्वारा दबाव बनाया जा रहा है कि आप प्रचार ना करें, घर पर बैठें, पुराने केसेस खोले जा रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? इस पर कुछ नहीं कर रहा, ऐसा कुछ नहीं कर रहा। पुलिस काम अपने ढंग से कर रही है, ऑब्जेक्टिवली कर रही है, इलेक्शन कमीशन का फीडबैक गाइडलाइंस। थैंक यू। डीजीपी के अलावा हमने गांधीनगर के डीएम और यहाँ के पुलिस अधीक्षक से भी इस मामले में बात की। उनका कहना है कि अभी तक हमारे पास कोई शिकायत लेकर नहीं आया है। अगर शिकायत लेकर आता है तो हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन सच ये है कि सामाजिक कार्यकर्ता शबनम हाशमी ने इस मामले में कुछ दिन पहले ही चुनाव आयोग को एक पत्र लिखकर जानकारी दी थी। मैं गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी गई थी और वहाँ 14 से 18 अप्रैल के बीच तकरीबन 200 लोगों से मिली थी। वहाँ मुझे लोगों ने बताया कि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला जा रहा है पुलिस से और जो क्राइम ब्रांच है उससे, और उन्हें कहा जा रहा है कि आप निष्क्रिय हो जाइए, कांग्रेस के लिए आप कैंपेन मत करें। मैं कांग्रेस की जो वहाँ प्रत्याशी हैं सोनल पटेल, उनसे भी मिली थी और फिर मैंने इलेक्शन कमीशन को काफ़ी डिटेल में एक लेटर लिखा था। तो मेरे पास कोई ऑफिशियली तो उसका जवाब नहीं आया, लेकिन मुझे ये पता है कि जो कलोल में और जगहों पे होर्डिंग्स बड़ी बड़ी लगा रखी थी मंदिर को लेके, वो ज़रूर हटा दी गई है। और सोनल पटेल से भी बाद में मेरी बात हुई थी तो उन्होंने बताया कि पुलिस की तरफ से उन्हें फ़ोन आया था और उनसे पूछा गया था कि किस तरह से उनको एक जगह पे कॉन्स्टिट्यूएंसी में कैंपेन करने से रोका गया था। तो इसका मतलब एक्शन तो कुछ हुआ है, लेकिन मेरे पास ऑफिशियल इसका कोई भी इंटीमेशन नहीं आया। 10 लाख से ज्यादा के अंतर से चुनाव जीतने के लिए यह सब हथकंडे भाजपा द्वारा अपनाए जा रहे हैं, लेकिन क्या यह प्रैक्टिकल है? गांधीनगर में करीब 20 लाख मतदाता है। अभी तक के ट्रैक देखें तो यहाँ सबसे ज्यादा मतदान 2019 में तकरीबन 13 लाख हुई थी। यहाँ औसतन 50 से 55% वोटिंग होती है। 2014 में मोदी लहर के बावजूद कांग्रेस को यहाँ 25% मत मिले थे, वहीं 2019 में यह बढ़कर 26% हो गया था। ऐसे में कांग्रेस नेताओं की माने तो 10 लाख के अंतर से जीतना दूर की कौड़ी है। लेकिन यहाँ एक बात और ध्यान देने वाली है, अभी गांधीनगर से 14 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिसमें से 7 मुस्लिम हैं। वहीं अगर नामांकन वापस लेने वाले मुस्लिम उम्मीदवारों की बात करें तो इनकी संख्या 3 है और जिनका नामांकन रिजेक्ट हुआ उसमें से 1 मुस्लिम उम्मीदवार है। कांग्रेस इसे मुस्लिम वोटों का बंटवारा करने के लिए बीजेपी का खेल बता रही है। 10 लाख के अंतर से गांधीनगर में चुनाव जीतने के इरादे से उतरी भारतीय जनता पार्टी कई हथकंडे अपना रही है, लेकिन जनता क्या सोचती है ये तो 4 जून को ही पता चलेगा जब चुनाव के नतीजे आएंगे। बता दें कि गुजरात के 25 लोकसभा सीटों पर 7 मई को मतदान होने हैं। यहाँ पे 26 लोकसभा क्षेत्र हैं, जिसमें से एक सूरत भारतीय जनता पार्टी निर्विरोध जीत चुकी है। कैसे जीती वो हमने आपको अपनी पुरानी रिपोर्ट में बताया। गांधीनगर से newslaundry.com के लिए बसंत कुमार की रिपोर्ट। ऐसी रिपोर्ट करने में समय और संसाधन दोनों खर्च होता है और आप जानते हैं कि न्यूज लॉन्ड्री किसी से विज्ञापन नहीं लेता, ना ही सरकार से और ना ही कॉरपोरेट से। हम आपके सहयोग से काम करते हैं, इसीलिए आपके हित की यानी जनहित की खबरें लाते हैं। मेरे पीछे बापू हैं, वो भी आज़ाद मीडिया के हिमायती थे। आप भी आज़ाद मीडिया का हिमायती बनिए, न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करिए और गर्व से कहिए, मेरे खर्च पर आज़ाद हैं खबरें। This election season, your right to choose puts you at the heart of it again. We'd like to be your eyes and ears. Choose the journalism and media that serves democracy and you.
Simply log on to newslaundry.com/2024 election fund and choose an amount of your choice for the reports of your choice.